हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो बच्चों, आज आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर हम लेके आ चुके हैं आपके लिए। देखिए, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ तो लिया, लेकिन बच्चों का सवाल हमेशा यही रहता है कि सर, हम एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करें सवाल को। एग्ज़ाम में सवाल आएंगे कैसे? तभी तो हम अपनी प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से कर पाएंगे ना, जब हमें पता हो कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो बच्चों, एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस टॉपिक के PYQs को देखो, उसको समझो, उसको लगाओ। तब जाकर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि इस टॉपिक से सवाल आते हैं तो फिर आखिर कैसे आते हैं। देखिए, आज हम 1 मार्क के सवाल लाए हैं कुछ। अगर सारे PYQs नहीं कवर हो पाए तो हम लोग और एक लेक्चर बनाएंगे इसी 1 मार्क के ऊपर, फिर हम लोग 3 मार्क्स और फिर लॉन्ग क्वेश्चन सभी को देखेंगे। तो स्क्रीन में आपको सवाल आ रहा होगा, देखिए, इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode? तो सबसे पहला सवाल आपको ये पूछ रहा है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। वाटर का हम लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस किया हम लोगों ने सबसे पहले वाटर का। अब वो पूछ रहा है कि क्यों एक एक गैस का कोई एक गैस का x अमाउंट अगर जमा हो रहा है एक इलेक्ट्रोड में, तो दूसरे गैस का 2x अमाउंट दूसरे इलेक्ट्रोड में क्यों जमा हो रहा है। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मतलब थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस में दो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं। ओके, आप जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे तब आएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल ही नहीं है। वो पूछ रहा है अगर इस इलेक्ट्रोड में एक्स अमाउंट वॉल्यूम एक गैस का स्टोर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो इसमें 2x क्यों हो रहे हैं। तो बच्चों, सिंपल सा आंसर इसी में ही है। देखिए, वाटर के अंदर क्या हो रहा है ना, दो, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हम लोग देखेंगे तो 2:1 का रेशियो है या नहीं। 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का। तो क्योंकि यहाँ पे 2:1 से क्या बना है, वाटर बना है, जहाँ पे हाइड्रोजन 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल, इसी वजह से इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक, मतलब वो हाइड्रोजन का 2 मोल जमा हो रहा है, इसलिए डबल वॉल्यूम जमा हो रहा है, और 1 किसका जमा हो रहा है? 1 जमा हो रहा है ऑक्सीजन का। समझ में आया पहला सवाल? समझ में आया? देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का था ही नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाया था। अब बच्चों, आते हैं सेकेंड सवाल पे। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर सेकेंड सवाल आ चुका है। सवाल पढ़िए काफ़ी आराम से। What can be seen when a stripe of copper metal is placed in a solution of silver nitrate? वो पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हमने एक कॉपर मेटल का स्ट्रिप लिया, उसे सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डाल दिया, तो फिर क्या होगा। देखिए, इक्वेशन से, रिएक्शन से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सॉलिड इसे लिया, स्ट्रिप मतलब एक सॉलिड ही है, उसको लेकर हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है, उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया। और ये हमेशा याद रखना एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में हम लोग ने लिए इसे। तो बनता क्या है बच्चों, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 बनता है, कॉपर नाइट्रेट। ओके, और क्या बनता है बच्चों, 2 सिल्वर बनते हैं सॉलिड फॉर्म में। हम इसे बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, यहाँ 2 होगा। ओके, अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो बच्चों, अब ये हुआ रिएक्शन, कॉपर ने हम लोग जब AgNO3 का डाल दिया तो ये रिएक्शन हुआ। तो बच्चों, यहाँ बनता क्या है, देखिए 2 चीज़ बना। ये तो सबसे पहले सिल्वर बना, सिल्वर मेटल हमको मिला जो कि सिल्वर कलर का होगा, सिल्वर या फिर हम लोग बोलते हैं ग्रे कलर का होगा। और हमें ये सोल्यूशन मिला जिसका कलर ब्लू होगा। कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन मिलेगा हमें। समझ में आया? तो रिएक्शन में हमें आंसर यही लिखना है कि द सोल्यूशन जो हमें मिलेगा, द सोल्यूशन विल बी ब्लू एंड वी विल गेट सिल्वर विच इज़ ग्रे कलर। ओके, ये गया दूसरा सवाल। देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बच्चों, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ जाता है, लेकिन अच्छे सवाल भी आने के चांसेस रहते हैं, जैसे इस तरह के। तीसरा सवाल देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, काफ़ी अच्छा सवाल है।
कि देखिए हम लोगों ने बोला था कि एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रिडक्शन प्रोसेस के। वही पूछ रहा है कि स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है रिडक्शन प्रोसेस में? देखिए एनसीईआरटी में सारा सवाल, देखो सारा कंसेप्ट एनसीईआरटी से ही उठाएगा और उसी के ही सवाल, उसी के ही एग्जांपल्स को लेके क्वेश्चन फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रिडक्शन प्रोसेस में इंडस्ट्रियल यूज हम लोग को बताना है। देखिए हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था कि जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर देंगे कार्बन के प्रेजेंस में, हम लोगों ने कार्बन ऐड किया जिंक ऑक्साइड में और इसे क्या कर दिया हम लोगों ने, सपोज हीट कर दिया, तो ये क्या हो गया ना, जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ओके, इस रिएक्शन को हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एक ऑक्साइड को जब हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, जैसे रिडक्शन कैसे हुआ पता कैसे लगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो अब हमको जब जिंक मेटल चाहिए होता है, क्या करना चाहिए होता है, मतलब जिंक को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का, मतलब हमें अगर जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल वी यूज रिडक्शन प्रोसेस। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही एग्जाम में आपके आएंगे भी जब आप इस बार एग्जाम देने बैठोगे। नंबर 4 वाला सवाल देख लेते हैं। क्या है 4 नंबर वाला सवाल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, गिव रीजन ऑल्सो। अब दो सवाल देखिए कि इसमें से दो हम लोग को एग्जाम्पल, अब दो दिया है सवाल, उसमें से बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। सबसे पहला तो दिया हुआ है बर्निंग ऑफ वैक्स। क्या वैक्स का बर्निंग जो है वो एक केमिकल चेंज है या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स? बच्चों देखो, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में एक ही बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, केमिकल चेंज जब होता है, केमिकल चेंज जब होता है इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है और उसके पास न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन एक फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो भी चेंज नहीं करता। तो जब हम क्या करेंगे, वैक्स को मेल्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमें तो वही वैक्स ही मिलेगा ना, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, केमिकल चेंज कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहा। हमें तो बस वैक्स को लिक्विड फॉर्म में हमें मिला। लेकिन जब उसे हम लोग जला देते हैं तब क्या होता है बच्चों, उससे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और नए नए सब, मतलब नई नई प्रॉपर्टीज जो भी ऐश बनता है, तो सब नए, उनका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। इस वजह से बच्चों बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो एक केमिकल चेंज है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? देख रहे हो ना कैसे खेला खेल रहा है आपके साथ सवाल। अब नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, सवाल नंबर 5। तो बच्चों 5 नंबर सवाल देखिए, वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है कि विच वन इज ए केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर मेल्टिंग ऑफ आयरन। आप तो समझ ही चुके होंगे कि इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है। मेल्टिंग ऑफ आयरन है, इसका मतलब यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है। अब आयरन मेल्ट करके हमको बस लिक्विड स्टेट में मिला है, इसका मतलब उसका केमिकली कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। लेकिन जब रस्ट फॉर्म होता है तो बच्चों क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ऐसे लेयर बन जाता है। अगर ये आयरन है तो इसके ऊपर ऐसे एक लेयर बन जाता है, लेयर किसका, ब्राउन रस्ट का, रस्ट का एक लेयर बन जाता है ना। हम लोगों ने पढ़ा है रस्टिंग में कि मतलब एक ब्राउन कलर का एक लेयर फॉर्म होता है। इसका मतलब यहाँ पर केमिकल चेंजेस देखने को मिले हैं। एक ब्राउन, एक पहले तो आयरन का कलर जो ओरिजिनल कलर था वो नहीं है, अब ब्राउन कलर हो गया, इसका मतलब केमिकली चेंजेस आ गए। इसका मतलब यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो आपका केमिकल चेंज है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। सवाल नंबर 6, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल चेंज एंड ए केमिकल चेंज। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस टॉप, देखिए एक ही कंसेप्ट के ऊपर 3 सवाल आ चुके हैं और ये 2014-2011 में आया है। पहले 2014 में आ चुका था केमिकल चेंज क्या होता है। ओके, और बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स वाला 2014 वो भी सीबीएसई में आया था। तो देखिए एक ही कंसेप्ट के ऊपर कितने सारे सवाल आ चुके हैं। अब पूछा क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस यही है बच्चों कि जब केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है तब न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है बच्चों, न्यू सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज।
न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। समझ में आया? लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग 6 क्वेश्चंस देख चुके हैं और आप समझ पा रहे होंगे कि किस टॉपिक से या फिर किस कंसेप्ट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अब चलते हैं नंबर 7 वाले क्वेश्चन पर। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? CuO plus H2 gives Cu प्लस वाटर। ये आपका सवाल है और ये 2013 में आया था। देखिए यहाँ पे CuO जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपका हाइड्रोजन जो होता है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, आपने तो नहीं बताया। देखिए जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो रिड्यूस खुद हुआ और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाया वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरे को रिड्यूस करवाया वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिसने रिडक्शन करवाया वो होता है एजेंट उसका, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। जिसने ऑक्सीडाइज करवाया वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो यहाँ देखो ऑक्सीजन, इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन को लेके हाइड्रोजन को दे दिया, डोनेट कर दिया। मतलब हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के लिए कॉपर ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन दिया है। तो इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाया, करवाने की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, लेने के मतलब लाने के वजह से इस कॉपर क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसका मतलब हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया, इस वजह से वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं। आपको एग्जाम में कुछ अलग एग्जाम्पल देके ये सवाल पूछ सकता है। ओके, एक बार पूछ भी चुका है 2013 में। देख रहे हो ना, आपके सामने ही मैंने PYQs लाए हैं और आपको शो भी कर रहा हूँ किस किस ईयर में पढ़ा है, ऐसे सवाल आए हैं वो भी बता रहा हूँ। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राइट ए कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये काफ़ी आसान सा रिएक्शन होने वाला है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। अब इससे बच्चों बनता क्या है, सोडियम सल्फेट बनता है और आपका वाटर बनता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2SO4 प्लस वाटर बनता है H2O। अब बच्चों इसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 Na है तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कर दिया, 2 कर दिया बच्चों। ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है। तो यही पूछा था कि जब सोडियम NaOH जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है। ओके, देखिए कितना आसान सवाल इस बार आया था। बस आपको याद रखना था, मतलब बैलेंसिंग आनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत रिएक्शंस जो भी NCERT में दिए हैं उसे ही याद रखना चाहिए और आपका काम बन जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं, क्या लिखा है। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम लोग किस लॉ के ऊपर हम लोग बैलेंस करते हैं, किस लॉ की वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं। बच्चों मैंने बताया था वो लॉ होता है, क्या होता है, अगर याद है बोलो बोलो, सोचो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों, ये वो लॉ होता है और इसी लॉ के वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स जो हों वो सेम हो। ओके, और ये लॉ जो है वो वैलिड हो। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन वो होता है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 बच्चों क्या कहता है आपसे, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है, डायरेक्ट सवाल आ चुका है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस सपोज रिएक्टेंट हमने लिया, तो रिएक्टेंट जहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, चाहे प्रोडक्ट एक सब्सटेंस हो या फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस हो। ओके, और मतलब एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट हम लोग कुछ होते हैं और रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं।
रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ए केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कॉन्स्टिट्यूट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, केमिकल बॉन्ड्स टूटता है तो और प्रोडक्ट्स में नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बच्चों हम लोगों ने आज 10 कुछ सवाल को सॉल्व कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 15 से 20 सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा छोड़ना है आपको, अगर टाइम को मतलब रिवाइज करने का टाइम कम हो तो किसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, आप समझ पा रहे होगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।